मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अल्मोड़ा के सल्ट में जो बस हादसा हुआ, इसके बाद इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन एक के बाद एक जो परतें खुलती नजर आ रही है और जो खामियां सामने आ रही हैं, अव्यवस्थाओं की पोल सीधे तौर पर खुल रही है और इसे लेकर न सिर्फ विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि अपने भी निशाना साध रहे हैं। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी बातें कही है और पोल खोलते हुए नजर आए हैं। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद खुली पोल, व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवाल, विपक्ष के साथ साथ अपनों के निशाने पर सरकार। अल्मोड़ा सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत से जहां हर कोई सदमे में है, तो वहीं कई व्यवस्थाओं की पोल भी इस सड़क हादसे ने खोल दी है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं अपने भी व्यवस्थाओं की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी रामनगर में अस्पताल को PPP मोड पर दिए जाने को लेकर देखने को मिल रही है। वहीं आम लोगों के साथ साथ बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। और यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है उसके लायक भी व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरी पहले भी मांग थी और आज भी मांग है कि इसको PPP मोड से हटा देना चाहिए। नहीं, मैंने पहले भी कहा है और इसमें उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में हम इसको हटा देंगे। मैं भी संज्ञान लूंगा कि इसमें क्यों नहीं हटाया गया। इसमें इस मामले को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि रामनगर का जो अस्पताल है, जिसे PPP मोड पर दिया गया था, उसे जल्द ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। PPP मोड पे हटाने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि दिसंबर तक हम उसको हटा देंगे। एक तरफ जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई, तो वहीं PWD विभाग के द्वारा इस सड़क पर क्रैश बैरियर लगाए जाने की मंजूरी के बाद भी इसे न लगाए जाने को लेकर CM धामी ने नाराजगी जाहिर की है। इसे लेकर CM धामी ने अब जांच के निर्देश दे दिए हैं। PWD सचिव पंकज पांडे का कहना है कि 2023 में अल्मोड़ा के मार्चुला सड़क के पास क्रैश बैरियर लगाने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन किन कारणों से क्रैश बैरियर नहीं लगाए गए, इसे लेकर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट अधिकारियों से मांगी गई है। ये बात सामने आई है कि वहाँ पे क्रैश बैरियर नहीं था और फिर मैंने पता किया तो इसमें हमने लास्ट ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च में ये वहाँ पे क्रैश बैरियर लगाए जाने का सैंक्शन दिया है। तो उस पर मैंने एक समिति गठित की है, जो अपर सचिव है हमारे PWD के धीराज गर्ब्याल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। उसमें चीफ इंजीनियर जो हेडक्वार्टर के हैं ओम प्रकाश जी, वो सदस्य हैं। 3 दिन में उनको रिपोर्ट देने को कहा गया है कि जब यहाँ से स्वीकृत हो गया था, क्रैश बैरियर सैंक्शन था, पूरा रोड सेफ्टी के सारे काम, तो उसके बाद अभी तक वो काम क्यों नहीं हुआ, टेंडर क्यों लेट हुआ और काम क्यों नहीं हुआ, तो इस पे भी जांच।
अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की जान जाने के बाद जहां कई व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ रही है, तो वहीं अब देखना होगा कि आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह से व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। और ना सिर्फ विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, बल्कि बीजेपी के विधायक ने खुद इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं कि पीपीपी मोड पर जो अस्पताल चल रहे हैं वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन अब यहां पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि पीपी मोड से इसे हटाया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं। बीजेपी से सत्यवीर जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गजेंद्र रावत जी चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले सत्यवीर जी आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अल्मोड़ा के सल्ट में जिस तरह से पूरा बस हादसा सामने आया, इसमें कई लापरवाही बताई जा रही है। हालांकि जांच अभी चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में कई ऐसी खामियां पाई गई है जिस पर अगर काम किया गया होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बात की जा रही है, देखिए बीजेपी विधायक ने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीपीपी मोड पर अस्पताल चल रहा है, इसे हटाया क्यों नहीं गया, बल्कि पहले निर्देश जब दिए गए थे तो इस पर काम क्यों नहीं हो पाया। यानी कि विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहा है, अपनों के निशाने पर भी है सरकार। क्या कहेंगे? अल्मोड़ा में जो घटना घटी बहुत ही दुखद है और जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है उनके प्रति सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो उस समय जो कार्रवाई हो सकती थी उसके लिए उन्होंने आदेशित भी किया है। गढ़वाल कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर के अंदर में वो जांच के लिए भी कहा है। उस जांच में जो जो चीजें सामने आएगी उससे देखा जाएगा कि क्या क्या कमियां रही। आपने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद रीना जी जिस प्रकार के बदलाव हुए हैं और खासकर कि कोविड के बाद जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव आया है, आप स्थिति पहले थी और अब की स्थिति में आप आकलन कर सकते हैं। चाहे आप उन योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे हमारे जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उत्तराखंड के अंदर। आप जहां पहाड़ों की बात करते हो, आप पहाड़ों को ज्यादा फोकस इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि आपका विषय भी वही है, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है जी। उस पे भी बात कीजिएगा। आपने कहा कि पूछा है मैंने। हाँ, उसी पे आ रहा हूं। आपने कहा कि पहाड़ में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं क्या है। श्रीनगर में हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है, वहां पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। अल्मोड़ा में भी हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है, वहां पे भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। पिथौरागढ़ में पाइपलाइनिंग में है। और हमने यही नहीं कि हमारे पास एक पूर्ण रूप से सैटेलाइट एम्स है, जिसका कि मैं जिक्र इसलिए नहीं, एम्स है ऋषिकेश में, उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एयर एम्बुलेंस का भी अभी उद्घाटन किया है। हमारा सौभाग्य उत्तराखंड का कि उसमें पहली एयर एम्बुलेंस भी हम ही को मिली उत्तराखंड को। अभी जो एम्स में जो एक मिनट बात तो सुन लीजिए। अभी जो एम्स में जो सीरियस मरीज थे जिनकी आवश्यकता थी कि और हायर सेंटर में ले जाने की आवश्यकता थी, उनको वहां से लिफ्ट किया गया या अन्य हॉस्पिटलों से वहां से लिफ्ट करके एम्स लाया गया। वो अब काम कर रही है, गतिमान है। और हमारे कालखंड में उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं। और यही नहीं, अगर आप बात भी करें कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हमने अटल आयुष्मान के माध्यम से, मैं आपको जो सरकारी आंकड़ा है, ये कोई मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, 14 अरब से अधिक अभी तक हमने खर्च कर चुके हैं। हम नहीं पूछ रहे हैं सवाल, बीजेपी विधायक पूछ रहे हैं। दिलीप रावत को सुना आपने, उन्होंने खुद सवाल खड़े किए इसे लेकर कि पीपीपी मोड से अस्पताल पहले ही हट जाना चाहिए था, इसके निर्देश दे दिए गए थे, फिर इसे हटाया क्यों नहीं गया? रीना जी, जहां तक पीपीपी मोड की बात है, तमाम हॉस्पिटल पीपीपी मोड पे चलते हैं। मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, जिसने अगर कोई किसी प्रकार की अनैतिक कार्य किया या उसने उस जो प्रोटोकॉल से उस हॉस्पिटल को उसको पूर्ण नहीं किया तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सरकार कोई बाध्य तोड़ना इस कार्रवाई करने के लिए कि भाई कि किसी के से उसमें। और मैं आपको बता दूं, पीपीपी मोड पे सबसे पहले उत्तराखंड में फोर्टिज हॉस्पिटल आया था, हार्ट की यूनिट आई थी, कोरोनेशन हॉस्पिटल के साथ उसका टाई अप था। 11 साल तक उसने बहुत अच्छा काम किया और एक भी ऐसा सामने नहीं आया कि उसमें रामनगर अस्पताल की बात कर रहे हैं हम सत्यवीर जी, जहां से खामियां, जहां से अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई, जहां पर सिर्फ रेफर कर दिया जाता है, ये शिकायत की जा रही है, लोगों में आक्रोश है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने सवाल खड़े किए हैं, कहा उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश जारी किए गए थे तो इस पर काम क्यों नहीं हो पाया। नाराजगी दिलीप रावत जाहिर कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सवाल खड़े किए, इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो कमियां है ना। जब कहा गया था तो निर्देश का पालन क्यों नहीं हुआ?
देखो, जो घटना घटी है उस पर जांच के लिए मुख्यमंत्री ने आदेशित कर दिया। जब जांच आएगी उसके बाद हम डिबेट करेंगे, उसमें कोई विषय नहीं है। और जहां तक आपने कहा पीपीपी मोड पे, अगर किसी हॉस्पिटल ने इस प्रकार का काम किया तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस पर खुल के सामने आपको दे दिया बयान। उस पर तो उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत तक उस पर जो उसने लापरवाही की है उसके ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाई करनी होगी और जो उसके ऊपर मापदंड बनते हैं उस पर कार्य करेगी सरकार। जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि 2022 से पहले ही इसी अस्पताल को लेकर, पीपीपी मोड को लेकर ये कहा गया था कि सरकार वापस लेगी, और क्योंकि वहां पर खामियां पाई गई थी, आप सोच सकते हैं इतने साल से कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई, और इसका नतीजा एक बार फिर से यहां देखने के लिए मिलता है कि जब मरीज वहां पर पहुंचते हैं तब उन्हें कोई व्यवस्था ही नहीं मिलती है। इस पर जवाब दीजिएगा। चर्चा को आगे बढ़ा रही हूं, मंजू त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। देरी से आप जुड़ी हैं, लेकिन उम्मीद करती हूं मुद्दा आपको पता होगा तो आप बखूबी इस पर जवाब दे पाएंगी। क्या कहेंगी? दिलीप रावत ने खुद सवाल खड़े किए हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। रामनगर में अस्पताल पीपीपी मोड पर चल रहे, इसे वापस लेने की मांग लोग भी कर रहे हैं, और इसकी मांग पहले भी उठी थी, निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। क्या कहेंगी? देखिए, मैं हर चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि ये जो डबल इंजन की सरकार का डंका पीट के ये गवर्नमेंट आई है, वो जो है वो कहती कुछ, इनका चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ अलग है। अब आपको सामने देख लीजिए डबल इंजन सरकार की क्या क्या हरकतें हैं और किस तरह से मरीजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, करे कोई और भरे कोई, ये स्थिति आ गई है। तो इस तरह से यही नहीं, आप हर जगह देखिए, इसी के बातें करना बहुत आसान है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को दिल्ली का दौरा करने से ही फुर्सत नहीं है, उनको राज्य की फिक्र ही कहाँ है। वो तो खाली घोषणा मंत्री के नाम से फेमस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना उनकी फितरत है, और धरातल पर जो है इम्प्लीमेंट करने से उनको मतलब ही नहीं है। आपने देख लिया किस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पे ठगा गया इस राज्य को। तो डबल इंजन सरकार देके राज्य अपने आप को जो है लुटा हुआ सा महसूस कर रही है। इस तरह के कृत्य आज की बात नहीं, आप अक्सर देख रही है कि बदतर स्थिति जो है आपको नजर आ रही है। कहीं भी देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है, क्या हो रहा है, किस तरह से किसी से आप नहीं देख लीजिए। अभी आपने देखा कल अल्मोड़ा वाली जो दुर्घटना हुई है, बस जो इतना ओवरलोडेड थी, वही नहीं, कंट्रोल किसी पर नहीं। आप देखिए, एक मैजिक चलता है, विक्रम चलता है, उसमें सीट 3 की होती है, 4 बैठाए जाते हैं, ड्राइवर खुद ढंग से बैठ नहीं पाता है और गाड़ी चलाता है और 3 लोगों को आगे बैठाता है। तो क्या ये सरकारों को दिखाई नहीं देता है, इनके अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है? क्या करते हैं इस पर, क्या एक्शन लेते हैं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है गजेंद्र रावत जी, अल्मोड़ा सल्ट बस हादसे ने और इस हादसे के सामने आने के बाद कई सच्चाई जो है वो निकलकर सामने आ रही है। इस पर सीएम धामी ने खुद नाराजगी जाहिर की है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ वहां पर क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश पहले दिए गए थे, लेकिन हकीकत में वहां पर क्रैश बैरियर जो है वो लगाए नहीं गए। ये भी एक वजह मानी जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं जिस पर खुद बीजेपी विधायक जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी कि क्या कहा जाए इन तमाम सवालों को, तस्वीरों को देखते हुए? मैडम 2018 में जब जो दुर्घटना हुई थी और उसमें हमारे 48 लोग तब मारे गए जब वो इसी प्रकार से उत्तराखंड आए और अपना जो छुट्टी मना के वापस जा रहे थे, उसको हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। और इस उत्तराखंड की जो डबल इंजन सरकार है, इन्होंने हाईकोर्ट में लिख के दे रखा है, इन्होंने लिख के दिया कि हम 70 जो है प्रवर्तन दल बनाएंगे। 70 तहसील स्तर पर जो है एक बाइक स्क्वाड तैयार किया गया इंस्ट्रक्टर का, उनके साथ एक और आदमी तैनात किया गया और ये कहा गया कि ये लोग दिन भर यही चेक करेंगे कोई ओवरलोडिंग ना हो। जिन लोगों ने हाईकोर्ट में इस बात को लिख कर दे रखा हो कि हम लोग 70 जो है तहसील स्तर पर लोगों को तैनात करेंगे, और वही आदेश को जो है 1 अप्रैल 2023 को अरविंद सिंह आयांकी थे यहाँ पर परिवहन के आयुक्त, उन्होंने एक चिट्ठी जारी करी और पहाड़ में जो वो बाइक स्क्वाड था हमारा, वो सारे का सारा जो है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में ट्रांसफर कर दिया गया। तो जो जिस सरकार के ऊपर आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए, न्यायालय में आपने कोई बात कही और आप उसको पालन करने की बजाय आज यहां ईरान तुरान की बातें कर रहे हैं, वो तो मान्य नहीं हो सकता। जिस रूट पर ये बस गिरी मैडम, सुबह से शाम तक वहां सिर्फ एक बस चलती है, एक बस। अब हमारे लोग उत्तराखंड आए, हमने अपने दोस्तों को फोन करते हैं, रिश्तेदारों को बोलता हूं यार दीपावली के दिन 4 दिन तो घर आइए आप, वो घर आ गए। और क्या क्या दिया है सरकार ने,
इस सरकार के अंदर इतनी कुब्बत नहीं थी, इतनी गैरत नहीं थी, मतलब इनकी आंखों में इतनी शर्म नहीं थी कि भाई अगर जब ये देख रहे हैं कि त्योहार के सीजन में क्राउड आता है, क्या इन्होंने रोडवेज की बस लगाई? हाई कोर्ट का आदेश है कि आप वहां रोडवेज की बस लगाइए, और इन बेशर्म सरकारों ने कोई रोडवेज की बस नहीं लगाई। पिछली बार दुर्घटना घटी, एक बस लगाई, कुछ दिन चलाई और वो बंद कर दी। अब जो मानवीय मूल्य है, पिछले साल 22 लोग मारे गए बाराती, आप किसको सस्पेंड कर रहे हैं? और अखबारों में खबर छपवा रहे हैं कि आपने ARTO नेहा झाकर को और कुलवंत सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इन अखबार वालों को भी पता नहीं है और इन सरकार के नुमाइंदों को पता नहीं है कि जिस नेहा झा की बात हो रही है वो ARTO ही नहीं है, वो परिवहन कर अधिकारी है, इतना भी मालूम नहीं है। और जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई, मैडम ने बहुत गंभीर बात है, वो पूरा क्षेत्र जहां से बस चली, जहां बस दुर्घटना हुई, वो पूरे क्षेत्र की कमांड जो है जहां को तैनाती दी गई थी। अगर आप ARTO को सस्पेंड करते तो ARTO को कीजिए ना, आप परिवहन कर अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं। और जिस बॉडी वाले जो ARTO को सस्पेंड किया, कोई कॉज नहीं है, वो आदमी 29 तारीख उसने वहां ज्वाइन करा, 3 दिन की सरकारी छुट्टी, चौथे दिन जब तक ऑफिस गया तब तक वो आदेश आया कि आपको सस्पेंड कर दिया गया। मतलब आप सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए ही इनको सस्पेंड करने का काम कर रहे हैं। और आप बताइए कि आप हाई कोर्ट में लिख के दे रहे हैं, आप जनता के बीच जाके कुछ और कह रहे हैं, और फिर कहते हैं कि भाई जो है इनकी आलोचना हो रही है। इतने लोग वहां ऑन द स्पॉट मारे गए, वो क्रैश बैरियर के पैसे किसने खा दिए? कौन है यहां पर PWD विभाग का सचिव? कौन है PWD का मंत्री? और कौन है ये सरकार? कौन है ये मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि जो है 15 सितंबर तक गड्ढे भर दिए जाने चाहिए? भरे किसी ने गड्ढे? इसका मतलब इस सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, कोई मुख्यमंत्री का कहना नहीं मान रहा। अगर गड्ढे भर दिए गए होते और वो जो स्क्वाड था, बाइक स्क्वाड बना रखा, वो वहीं पर तैनात होता मैडम, वहां पौड़ी में, वहां रामनगर में, वहां धुमाकोट में, वो सारे लोग अगर तहसील स्तर पर तैनात होते, उनको सेटिंग के आधार पर और रिश्वत और कमीशन के आधार पर या मैदानी जिलों में न भेजा जाता, तो ये लोग जिनका आज परिवार खत्म हो गया है, वो 3 साल की लड़की जो आज जो है आप देखिए लावारिस हो गई हो, वो उसकी बददुआ लगेगी इन सरकारों को। इतना जघन्य अपराध है ये, मानवीय मूल्य की कोई कीमत लेती हूँ, नहीं। इस पर जवाब लेती हूँ मैं। सत्यवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहीं नहीं हो सकती है। ठीक है, गजेंद्र रावत जी ने कई सवाल खड़े किए हैं, सत्यवीर जी अपनी बातों के साथ साथ उनके जवाब भी दीजिएगा। वैसे तो रीना जी, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। उत्तराखंड को एक उत्तराखंड सदन, दिल्ली में बहुत बड़ा उत्तराखंड सदन मिला है हमारे लोगों को वहां पर, और अब जो परेशानियां होती थी उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे एक सेकंड मान्यवर जी, मैंने आपको सुन लिया, अब सुन लिया आपको मैंने सुन लिया, मैंने एक शब्द सुन लिया। अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। मुझे आपके प्रश्नों का भी उत्तर देना है, मेरे पास उत्तर है। अब शांत लीजिए, मेरे पास उत्तर है, आप शांत रहिए। हाँ, उत्तर है मेरे पास, उत्तर है मेरे पास, उत्तर है। अब सुन लीजिए, मेरे पास उत्तर है आपका। अरे अगर आपको सुनना है तो शांत हो जाइए। हाँ रीना जी, अभी 30 से लेके 1 तक हमने दीपावली मनाई, कहीं 31 को, कहीं 1 को दीपावली मनाई। जी ने उससे पहले एक इतवार पड़ता था, इसमें अक्टूबर में ही लास्ट इतवार था। आदरणीय मुख्यमंत्री ने ISBT से 130 बसों को रवाना किया, और मान्यवर जी जो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया, वो 130 बसें उत्तराखंड की थी और BS6 मॉडल की, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है। और एक और मैं बात बताता हूं इनको, इन्होंने कहा कि हमने और क्या किया, इनको बताता हूं मैं। ये जो हमारा जो एयरपोर्ट है यहाँ पर, जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट था, जहां पे चंद फ्लाइटें उड़ती थी जो अन्य राज्यों के लिए, तो उसका उच्चीकरण करके फ्लाइटें चलाई गई। उसके बाद हमने यहाँ से देहरादून से लेके पिथौरागढ़ तक, और पंतनगर से पिथौरागढ़ तक, और अभी अगले हफ्ते हम पिथौरागढ़ से लेके दिल्ली तक हम उसकी सेवा बहाल कर रहे हैं। और बताता हूं इनको, मैं कह रहे कि हमारी सरकार क्या कर रही है, इनको और बताता हूं मैं। हमारी सरकार ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे, जो उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों का ये सपना था कि कभी हमारे यहाँ भी ट्रेन चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, और जो उत्तराखंड, कंगाल उत्तराखंड हमको सौंपा था, हमने केंद्र सरकार के साथ ऐसे संबंध बनाए कि केंद्र सरकार ने जो हमारा औद्योगिक पैकेज हरीश रावत की निकम्मी सरकार के समय खत्म हुआ था, हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें केंद्र सरकार ने झोली इतनी भर के दी है। आज केंद्र सरकार के तमाम प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन अगले साल तक पूर्ण नहीं। सत्यवीर जी, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि जिन कामों की आप गिनती करवा रहे हैं, सचोड़ा हादसे की हम बात कर रहे हैं, क्या ये काम आप अवरत कर सकते हैं क्या? सवाल हादसे होते रहेंगे और सवाल ना उठे, आप ये कह रहे हैं? सवाल क्यों ना उठे? खामियां सामने आ रही है, खामियां सामने आ रही है। दुरुस्त सड़क नहीं थी, वहां
अमल नहीं किया गया, अभी आप कह रहे हैं कि इतना काम हुआ है, तो उसे कवर अप नहीं किया जा सकता सत्यवीर जी? जिस काम की गिनती करवा रहे हैं वो तो काम जिम्मेदारी है ना सरकार की। सरकार तो काम करेगी, डेवलपमेंट तो होगा ना, विकास तो होगा, लेकिन अगर इस गरीबी के हादसे आएंगे वो भी लापरवाही के कारण, तो सवाल तो खड़े होंगे। जिसने लापरवाही की है उस पर कार्रवाई होगी। हमने कब कहा है कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी? कब उसको संरक्षण देने का काम होगा? रिपोर्ट में जो छोटी मछलियों पर गाज गिर जाती है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर इसे भुला दिया जाता है, सीख क्या ली जाती है ये बताइए? क्या ओवरलोडेड बस चल रही मैं आपको बताता हूं, इस पर क्या किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं था? क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? क्यों किसी पुलिसकर्मी ने इसकी चेकिंग नहीं की? क्यों सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया? क्रॉस बैरियर जो है उसे क्यों नहीं लगाया गया था? पैराफिट वहां पर क्यों नहीं था? बता दीजिए। ये सब लापरवाहियां नहीं है तो और क्या है? आपने कहा ना, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय पे दो घटनाएं घटती है त्यूनी रोड पे ही, जो चक्राता विधानसभा में घटती है। एक त्यूनी बाजार में बस गिरती है, उसमें मेरे पिताजी भी थे उसमें, ठीक है। ईश्वर का आशीर्वाद था कि उनको खरोच तक नहीं आई है, उन्होंने दो लोगों को अपने साथ बाहर निकाला। एक उसी के बाद एक को बस और गिरती है। तब वहां पर जो खामियां आई थी कि जो प्राइवेट की बसें, स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ पे रोडवेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए और प्राइवेट की बसें जो बंद करनी चाहिए। उस समय का कालखंड, आज का कालखंड बता दीजिए मुझे, एक भी कोई ऐसी अनहोनी होने को हुई? जहां भी आए हमारी सरकार काम कर रही है, उस पर कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने जहां पर कमी आई और उस पर काम ना किया, मुझे एक उदाहरण के तौर पर बता दीजिए। अगर इसमें मैंने कहा कि खुद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं सत्यवीर जी, जो लापरवाही सामने आई है, जो खामियां पाई गई है, उसे लेकर नाराजगी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं वो ऐसे कदम उठाए हैं कि उत्तराखंड का भविष्य सुरक्षित हो सके। वो कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। एक कदम बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया उत्तराखंड के मान सम्मान और गौरव में कमी आई हो, आत्मगौरव उत्तराखंड का बढ़ा है। कांग्रेस के समय देख लीजिए, बता दीजिए कि उन्होंने काम किया। यहाँ पर कोई यहाँ पर अगर जाल में बिछा तो हमारे निर्देश देते हैं, लेकिन इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? सुनवाई क्यों नहीं हो रही? काम कौन करेगा? अधिकारी जो है अपनी मर्जी से काम करने के लिए आ रहे हैं, किसने काम कर रही है? जिनकी जिम्मेदारी है काम करने की अधिकारी की, वो काम नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि सीएम धामी ने नाराजगी जाहिर की है। चलिए वक्त इशारा करें, जल्दी से शॉर्ट में कमेंट ले चलते हैं। गजेंद्र रावत जी जल्दी से शॉर्ट में कमेंट दीजिएगा। बहुत अफसोस की बात है कि इस सरकार ने हाई कोर्ट में अपने दिए हुए एफिडेविट पे भी काम नहीं किया, और यह दर्शाता है कि 48 मौत हुई, फिर 22 मौतें हुई, फिर 36 और एक साथ मारे गए, और सरकार को कहीं कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हुई। अभी मैं कह रहा हूं, जो सस्पेंशन भी है, जो जुर्माना है, सिर्फ 200 रुपए जुर्माना लगता है मैडम। उस बस में जो ओवरलोडिंग थी, एक सवारी पे 200 ओवरलोडिंग का जुर्माना है। क्या कर लेंगे 200 जुर्माना लगा के? आपने तो लोगों की जान ले ली ना। तो जब तक ये सरकार इतना गंभीरता नहीं दिखाएगी कि भाई हमें लोगों को बचाना है, हमें पहाड़ से लोगों को जो है भूत रिजल्ट उठा के जो है ट्रांसफर लाके देहरादून नौजवान नहीं बैठाना है, उन लोगों को जो स्क्वाड बनाया गया था उस स्क्वाड के अभी भी तैनाती नहीं की गई, तहसील स्तर पर चेकिंग नहीं होगी, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला। और जिन 130 बसों की भाई बात कर रहे हैं, 130 में से एक बस भी अगर और होती, वो बस ओवरलोड ना करती, अगर एक बस और वहां मिल जाती। अभी भी कह रहा हूं, आज की तारीख में भी जब हम बात कर रहे हैं, आज वहां एक ही बस चल रही है मैडम, सुबह से शाम वही चल रही है, वही आना जाना होता है, कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। क्रॉस बैरियर नहीं लगा, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, वो गड्ढे नहीं भरे गए, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस सरकार के बारे में कौन कहां क्या स्पष्टीकरण नहीं है? ठीक है, इनके बारे में कहा जाए, अच्छा जिनको सस्पेंड किया है 4 दिन बाद देख रहे हैं इनकी बहाली कर देंगे, ठीक है, तो फिर फायदा क्या है? जिन लोगों को जान गंवानी पड़ेगी, उनकी जान की क्या कीमत है? इसका मतलब कोई जो मानवीय पक्ष है उसको आप जो है दरकिनार कर रहे हैं, आंकड़े दे रहे हवाई अड्डे के और रेल के फलाने के ढिमकाने के। कम से कम इतनी गंभीरता इनको, जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं हमारे भाई, इतनी दिखानी चाहिए। उस हवाई अड्डे के पास मेरे घर है भाई, मैं जानता हूँ उस हवाई अड्डे के क्या हाल है, कितनी सवारी आ रही, कितनी क्या हाल है, मैं जानता हूँ। मेरा घर है, मान्यवर जी बुकिंग एक महीनों की बुकिंग है, ऐसा नहीं है कि आपका घर है तो आपको मतलब ऋषिकेश बन रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, एम्बुलेंस चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अल्मोड़ा बस हादसा, इससे सीख लेने की जरूरत है ताकि फिर से इस तरीके का कोई हादसा ना हो सके, क्योंकि इस पूरे हादसे में 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जांच चल रही है और कई
खामियां इसमें पाई जा रही हैं कि किस तरह से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं की गई और यही कारण है कि ये हादसा हो जाता है और इतने लोगों की जान चली जाती है। उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे हादसों से शासन प्रशासन सीख ले ताकि फिर से ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड।